प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशोज़, क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। इस अनुपात को कैलकुलेट करने का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि संस्था तथा जो प्रबंधक है उन्होंने कितनी कार्यकुशलता से कार्य किया है, और साथ ही इसके माध्यम से ये भी देखा जाता है कि जो संस्था के उपलब्ध साधन हैं और उपलब्ध सेवाएं हैं उसका कुशलतापूर्वक व लाभप्रद ढंग से उपयोग किया गया है या नहीं। इन अनुपातों की गणना सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स तथा विभिन्न एसेट्स जिसमें स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स आदि के आधार पर की जाती है। और इन अनुपातों में टर्नओवर रेशोज़ या सेल्स रेशोज़, एसेट्स मैनेजमेंट रेशोज़, ये भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो मुख्यतः अनुपात कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें सबसे पहला है स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्कंध आवर्त अनुपात। इस अनुपात को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे। इसके अंदर जो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। इस प्रकार से ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये भी अभी आपने देखा कि एक तरह से इसमें बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंध का भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। अब हमने देखा कि इसके अंदर जो टर्म यूज़ की गई है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो और दूसरी एवरेज स्टॉक। तो पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए वैसे आपको कैलकुलेट करना आता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। अगर व्यापारिक संस्था है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। व्यापारिक संस्था में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगी, उसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू होगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि निर्माणी संस्था है, ये ऊपर व्यापारिक संस्था यानी वस्तु का निर्माण नहीं करती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है। अगर निर्माणी संस्था है तो वस्तु का निर्माण करती है, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से निकालेंगे? उस स्थिति में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, और वो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये आपको मालूम है, जिसके अंदर हम मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये टर्म क्या है ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब आप इससे परिचित हैं। तो ऊपर था व्यापारिक संस्था, दूसरा निर्माणी संस्था की स्थिति। तीसरा है अन्य कोई स्थिति है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स हमको कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए। तो उस स्थिति में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। यानी आपको और कोई सूचना नहीं दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 15% ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल्स, तो सेल्स में से 15% माइनस कर देंगे, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी। तो ये 3 तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। अब एवरेज स्टॉक क्या होता है? एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से हम ये औसत स्कंध कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी बेची गई वस्तु की लागत की सूचना नहीं दी होगी तो नहीं उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बिक्री के आधार पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसमें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे बिक्री के आधार पर। कैसे करेंगे? नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। और यदि हम एवरेज स्टॉक भी नहीं निकाल सकते तो हम कैलकुलेट करेंगे नेट सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, इसमें विक्रय की रकम में तो विक्रय से मतलब होता है लागत प्लस लाभ,
जबकि स्कंद का मूल्यांकन हम लागत मूल्य पर करते हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तभी करेंगे जबकि हमें लागत संबंधी सूचना उपलब्ध न हो। अब इसका क्या महत्व है ये हम देखते हैं। इस अनुपात का क्या महत्व है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से इसको इंटरप्रिटेशन है। अभी हम कौन सा देख रहे थे, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात जितना अधिक होता है, अभी जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में यह अनुपात ये बताएगा कि स्कंद में स्टॉक में विनियोजित पूंजी प्रत्येक रुपए की 1 इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा प्राप्त हो गई है। ऐसी संस्थाएं जिनका स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऊंचा होता है और वो लो मार्जिन पर भी विक्रय जारी रख सकती हैं, और हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो होने पर ये इस बात का सूचक होता है कि कम स्टॉक की मात्रा पर अधिक व्यवसाय किया जा रहा है और स्टॉक के भंडारण व अन्य व्यय भी कम होते हैं। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा व्यवसाय की दक्षता व लाभ वृद्धि का सूचक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तभी संभव होता है कि स्कंद में होने वाली बचत की अपेक्षा विक्रय तथा विक्रय व्ययों में भी होने वाली वृद्धि अधिक हो। तो इस स्थिति में हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो उचित नहीं होगा। एक और पॉइंट है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो नीचे होने पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अभी हमने देखा हाई होता है तो क्या हो सकता है, और अगर नीचा हो तो क्या होगा। नीचा होने पर एक ये स्थिति हो सकती है कि व्यवसाय या तो मंदी के दौर से गुजर रहा होगा, या विक्रय कम हो रही है, विक्रय में सुस्ती है किसी भी कारणवश, या उत्पादन का जिसका उत्पादन कर रहा है हो रहा है उसका वो अभी प्रचलित में नहीं हो, कम हो गया हो, या फिर तो इस वजह से व्यवसाय में मंदी आई हुई हो। या तो और दूसरी स्थिति हो सकती है कि स्टॉक में आवश्यकता से अधिक कैपिटल इन्वेस्टेड हो। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना या अधिक बिक्री की संभावना होने पर स्टॉक को हमने बढ़ा लिया है। और ये भी स्थिति हो सकती है कि इस स्कंद का मूल्यांकन गलत ढंग से किया गया हो, और या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो मेथड है उसको बदल लिया गया हो। इसके अलावा जो स्कंद में की मदों में समावेश में परिवर्तन किया गया हो, या गलत ढंग से मदों का समावेश किया गया हो। तो ये अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो उसमें इसके नीचे आने के ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अनुपात होता है स्टॉक वेलोसिटी। इसके माध्यम से हम व्यवसाय में स्टॉक वेलोसिटी की गणना करते हैं, स्कंद की गति की गणना करते हैं, और इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन द ईयर। या फिर इसको दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ्स इन द ईयर डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये स्टॉक वेलोसिटी रेशियो क्या बताता है, या सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आदर्श क्या होता है इसका अनुपात। इस अनुपात की आवर्त की कोई सर्वमान्य या प्रमाणित दर निर्धारित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह उद्योग की प्रकृति व प्रबंध की विक्रय व विपणन नीति पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुपात से निष्कर्ष निकालते समय इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं, संपूर्ण उद्योग व उसी प्रकार के अन्य उद्योगों के अनुपात में तुलना की जानी चाहिए। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेज है 40,000, कैरीज इनवर्ड्स है 5,000, सेल्स है 75,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। आपसे कहा गया है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मैंने अभी फार्मूला देखा, बताया आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसमें हम
लेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि दिया हुआ है इसके अंदर 20,000 प्लस परचेजेस दी हुई है 40,000 प्लस कैरीज इनवर्ड है 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो इस प्रकार से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000 जो कि हमने लिख दिया है 50,000 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, तो डिवाइडेड बाई 2 17,500। इस प्रकार से ये 17,500 50,000 डिवाइडेड बाई 17,500 इस प्रकार से ये आया 2.86 टाइम्स। तो इस प्रकार से हम ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, जिसके अंदर हमारी सब टर्म परिचित हैं। हम इनसे हमें एक फार्मूला बस याद रखना है और इसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करेंगे। ये है एफिशिएंसी रेशियो, उसमें हमने आज देखा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कल हम देखेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।